लेक्चर के अंदर भाई दो टेक्निक कवर किए थे, बहुत बेहतरीन टेक्निक कवर की थी आरएनए इंटरफेरेंस, और इसके अलावा हमने मेडिकल में इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने ठीक है जेनेटिकली इंजीनियरिंग से बनी हुई इंसुलिन का डिस्कशन किया था, हिम्यूलिन जिसको हम बोलते हैं हिम्यूलिन, ठीक है, जो आर्टिफिशियली सिंथेटिक फॉर्म है इंसुलिन की, जो हम जेनेटिकल इंजीनियरिंग से बनाते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाते हैं, उसको हिम्यूलिन बोलते हैं। तो वो हमने कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर में। तो एक वाली क्विकली रिवीजन कराते हैं और आज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक भी बहुत बेहतरीन है। एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, ठीक है, कहां से, जीन थेरेपी से क्वेश्चन, और साथ में हम डायग्नोस्टिक टेक्निक कराएंगे, ठीक है, लाइक पीसीआर तो मैं करा चुका हूं, बट उसकी एक बार एप्लीकेशन और दे रखी है यहां पर, उसको हम ऐड कर देंगे। रेडियो ऑटोग्राफी हम आज कराने वाले हैं, ठीक है, और एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे ये आज कवर करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टारगेट रहेगा बेटा वो जीन थेरेपी है और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है, ठीक है, पर स्लाइड में लिखा होगा। और हाँ, क्वेश्चन आपको जो पीपीटी में मिलेंगे, ठीक है, वो ध्यान रखना है आपको, जो आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं उसमें ट्रांसजेनिक एनिमल के क्वेश्चन भी ऐड कर दिए थे, ठीक है। वो डिसीजन जस्ट मैंने अभी ही लिया, मैंने कहा बस एक ही टॉपिक बचेगा, तो क्यों ना ट्रांसजेनिक एनिमल नेक्स्ट क्लास में ऐड करके पढ़ाया जाए, ठीक है। तो कम से कम एक प्रॉपर तरीके से एक मटेरियल रहेगा स्टडी के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांसजेनिक एनिमल वाले क्वेश्चन अभी छोड़ देना, आप उसको नहीं करने हैं, अगली जो क्लास हो जाएगी उसको कवर करने के बाद आप कवर करोगे उसको, ठीक है। तो आप फटाफट आते हैं रिविजन पर। सबसे पहले हमने बात की थी आरएनए इंटरफेरेंस, मतलब आरएनए आई मतलब इंटरफेरेंस, यानी आरएनए के थ्रू आरएनए के एक्सप्रेशन को रोकना, यानी एक ऐसा आरएनए जो आरएनए और ट्रांसलेशन, जो प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म होती है, उसके बीच में आकर के इंटरफेरेंस क्रिएट करता है, यानी आरएनए के एक्सप्रेशन को रोकता है एक ऐसा आरएनए, ठीक है। इस आरएनए को हम बोलते हैं कौन सा आरएनए, सेंस आरएनए, एंटी सेंस आरएनए, ऑलवेज एंटी सेंस आरएनए, क्योंकि सेंस आरएनए मेन आरएनए होता है, और यहां हमने आर्टिफिशियली कह सकते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से एंटी सेंस आरएनए बनाया, जो सेंस आरएनए के एक्सप्रेशन को रोकने का काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी। फिर हमने बात की थी ये आरएनए आया कहां से, ये टेक्निक डिस्कवर कैसे हुई। तो जैसे हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर किया था, ऐसे ही हमने इस टेक्निक को भी डिस्कवर किया। कैसे, हमने पता लगाया कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, लाइक प्लांट सेल, एनिमल सेल, इनमें भी अपना एक सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है, स्पेशली डबल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, स्पेशली डबल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमने देखा यार डबल स्टैंडर्ड आरएनए किसी भी तरीके से, स्पेशली भाई आप समझ गए होंगे, भाई वायरस के थ्रू एंटर करेगा। जब सेल में एंटर करता है तो वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए को ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन को रोक दिया जाता है, स्पेशली उसमें से भी वो आरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, मतलब सेंस आरएनए, जिसके पास सेंस होता है उसी को उड़ाया जाता है। नॉन सेंस को क्या उड़ाना, वो तो नॉन सेंस है, ठीक है। तो नॉन सेंस को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो समझ रहे ना मेरी बात, उसका कोई रोल नहीं है, सेंस का रोल है, उसको उड़ा दिया जाता है। ये टेक्निक साइंटिस्टों को जब समझ में आई, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा इसके लिए एक एंजाइम भी है, रिस्क, समझ रहे ना मेरी बात, रिस्क मतलब समझ गए ना मेरी बात, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, यानी एक ऐसा प्रोटीन, पूरा कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जो उस मैकेनिज्म को कंप्लीट करता है, यानी सेंस स्टैंड को ब्रेक करता है, एंटी सेंस स्टैंड उससे जुड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। तो बस हमने इस टेक्निक को यूज किया। कैसे यूज किया, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेक्निक डिस्कवर कैसे हुई, ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी, किस प्रॉब्लम के लिए इस टेक्निक को ढूंढा गया। तो आप बोलोगे भाई गवर्नमेंट जिसका अच्छे लेवल पर कल्टीवेशन करते हैं टोबैको, तो टोबैको की रूट में एक निमेटोड का इन्फेक्शन था। कौन सा निमेटोड, मेलाटोगाइनी इनकोग्नेसिया, मेलोडी, याद रखना मेलोडी, ठीक है, मेलोडी चॉकलेट से याद रहेगा कि मेलाटोगाइनी इनकोग्नेशिया ये एक निमेटोड। अब कई बच्चे कल पूछ रहे थे सर निमेटोड क्या होता है, भाई राउंड वॉर्म क्या होता है, ठीक है, गोल कृमि, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको, लाइक एस्केरिस, जैसे ह्यूमन में एस्केरिस होते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे राउंड वॉर्म का भी पूरा, समझ रहे हो ना मेरी बात, क्लासिफिकेशन है। उसी में एक है मेलाटोगाइनी इनकोग्नेसिया, जो ह्यूमन में नहीं, जो प्लांट में इन्फेक्ट करता है, उनकी रूट में एंटर करके नोड्यूल्स बनाता है और उनके नरिशमेंट को यूटिलाइज करता है, जिसकी वजह से टोबैको कल्टीवेशन पर बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ता है, उसकी यील्ड कम होती है, गवर्नमेंट को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तब गवर्नमेंट ने कहा यार कुछ ट्रीटमेंट करो, ठीक है। तब साइंटिस्टों ने इस टेक्निक को खोजा और उस टेक्निक को यूटिलाइज किया, कहां, इन प्लांटों को
रेजिस्टेंट बनाने के लिए, नेमाटोड या पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए, तो जैसे हमने बीटी कॉटन को यूज किया था, ठीक है, बीटी टॉक्सिन को यूज किया था कॉटन में, ठीक है, और अदर प्लांट्स के अंदर पेस्ट रेजिस्टेंट या इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए ऐसे ही इस टेक्निक को हमने यूज किया है यहां पर, ठीक है, किसके लिए? नेमाटोड रेजिस्टेंट बनाने के लिए, ठीक है। अब कई बच्चे कहेंगे सर बीटी टॉक्सिन को क्यों नहीं यूज किया, ठीक है भाई, नेमाटोड के अंदर बीटी टॉक्सिन एक्टिव नहीं होता, ठीक है, क्योंकि नेमाटोड पैरासाइट है, बॉडी सरफेस से डाइजेस्टिव मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है। तो बीटी टॉक्सिन कहां काम करेगा? बीटी टॉक्सिन वहां काम करेगा जहां गट होती है, मिड गट, स्पेशली इंसेक्ट के केस में काम करेगा। नेमाटोड के केस में आरएनए इंटरफेरेंस काम करेगा। आप समझ रहे हो ना? तो साइंटिस्टों ने ऑलरेडी फिर इसलिए इसके लिए डेवलप किया, तो समझ में आ गया। चलो ये भी क्लियर हो गया नेमाटोड क्या था, ठीक है। अब हमने देखा कि नेमाटोड की वीकनेस क्या थी। भाई नेमाटोड पैरासाइट रहता है, भाई खाने के लिए पैरासाइट है और पैरासाइट होने के लिए एक प्रोटीन है। तो हमने पता लगाया इस प्रोटीन का जीन कौन सा है, भाई जीन ढूंढ लिया, भाई ये जीन है, ये जीन इस प्रोटीन को बनाता है, उस प्रोटीन की वजह से इसका पैरासिटिज्म, ठीक है, जो प्लांट पर पैरासाइट है वो इन्वॉल्वमेंट है यार, बस पकड़ लिया इस चीज को, उस जीन को निकाला, ठीक है, नेमाटोड के उस जीन को निकाला, ठीक है। उस जीन में दो स्टैंड होते हैं डीएनए के, एक सेंस और एक नॉन सेंस, मतलब एंटी सेंस। तो अब भाई नॉर्मली केस में एक ही स्टैंड से आरएनए बनता है, पर हमने उसको मॉडिफाई किया। हमने क्या किया? अब दोनों स्टैंड से आरएनए बनेगा, और उस जीन को जिसके दोनों स्टैंड मॉडिफाई थे उठा करके हमने किसमें, आप इसमें कई चीजें यूज कर सकते हो वेक्टर की तरह, ठीक है, आप, ठीक है, वायरस भी यूज कर सकते हो आप यहां पर, ठीक है, और भी टेक्निक यूज कर सकते हो जैसे शटल वेक्टर, ठीक है, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट होते हैं, जंपिंग जीन भी बोलते हैं, ठीक है, जेनेटिक्स में आपने पढ़ा भी होगा उसके बारे में, उनको भी यूज कर सकते हो। बट अब यहां हमें यूज किसका करना है? हमने किसका एक्चुअल में यूज किया? हमने यूज किया टीआई प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड में इस मॉडिफाइड जीन को, नेमाटोड की वीकनेस को उठा करके हमने क्या कर दिया? इंसर्ट करा दिया। और इसको कहां एंटर करा दिया हमने? इसको एंटर करा दिया हमने इस टोबैको प्लांट के अंदर, टोबैको प्लांट के अंदर। और टोबैको प्लांट में एंटर करते ही ये जीन किसके संग जुड़ गया? टोबैको प्लांट के संग जुड़ गया। और टोबैको प्लांट में जुड़ने से अब क्या स्टार्ट होगी? प्रोटीन सिंथेसिस। जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगी तो आरएनए बनेगा, पर आरएनए इस बार एक नहीं बनेगा, दो आरएनए बनेंगे, क्योंकि मॉडिफाइड डीएनए स्टैंड है। तो मॉडिफिकेशन की वजह से सेंस और एंटी सेंस दोनों टाइप के आरएनए बनेंगे, और दोनों आरएनए बनने जरूरी हैं। अगर दोनों आरएनए नहीं बनेंगे, यानी डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा नहीं, तो बेटा ये मैकेनिज्म इंड्यूस नहीं होगी। क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन मैंने अंडरलाइन कराई थी कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए रिस्पॉन्सिबल होता है इस मैकेनिज्म को इंड्यूस करने के लिए। चलो ये वाली बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए, उसमें सेंस और एंटी सेंस। अब सेल को प्रोटेक्शन सेंस से करना है, एंटी सेंस से? सेंस से। तो सेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होगा? रिस्क, ठीक है। तो रिस्क एक्टिवेट होगा, और रिस्क क्या काम करेगा? दोनों स्टैंड से आके बाइंड कर जाएगा। डबल स्टैंड से रिस्क की बाइंडिंग होगी, और रिस्क एक स्टैंड को उड़ा देगा। कौन सा स्टैंड होगा? ऑलवेज सेंस। सेंस को उड़ाया जाएगा, नॉन सेंस तो नॉन सेंस है, ठीक है। अब नॉन सेंस से वो रिस्क बाइंड है, ठीक है, और ऐसे ही बनते जाएंगे इसके अंदर। भाई तो टैग हो गया, प्रोटीन बनेगी मतलब कंटिन्यू आरएनए बनेंगे, आरएनए बनेंगे, सेंस उड़ते जाएंगे, नॉन सेंस यानी एंटी सेंस बचेंगे। तो अब उस प्लांट के अंदर जिसको आपने मॉडिफाई किया है, उसमें उस नेमाटोड का कॉम्प्लीमेंट्री एंटी सेंस आरएनए भर भर के, समझ रहे हो ना, भरा पड़ा है। अगर गलती से भी नेमाटोड ने उसको इनटेक करने की कोशिश की तो ये एंटी सेंस विद रिस्क कहां एंटर करेगा? ये एंटर कर जाएगा कहां पर? आप बोलोगे नेमाटोड में। नेमाटोड में एंटर करके भाई नेमाटोड में जो प्रोटीन बन रही थी जिसकी वजह से पैरासाइट था, तो उस प्रोटीन को बनाने के पहले एमआरएनए बनेगा, सेंस एमआरएनए। उस सेंस एमआरएनए बनते ही ये एंटी सेंस एमआरएनए उससे आके बाइंड कर जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है, रिस्क को उड़ा देगी, फिर बाइंड करेगा, फिर रिस्क उड़ा देगी, फिर बाइंड करेगा, फिर रिस्क उड़ा देगी। यानी अब रिस्क उस सेंस को नेमाटोड में बनने ही नहीं देगा। अब नेमाटोड परेशान, भाई जब वो बन ही नहीं रहा, ठीक है, तो समझ रहे हो ना भाई, पैरासिटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन थी, वो प्रोटीन ही नहीं बन रही बेटा, और प्रोटीन नहीं बन रही तो वो तड़प के, ठीक है, खत्म हो जाएगा। बस यही दिक्कत है, जिस वजह से वो उस नेमाटोड उस प्लांट में एंटर करता है, बट सरवाइव नहीं कर पाता और मारा जाता है। हमने उस टोबैको को क्या कर दिया? नेमाटोड रेजिस्टेंट बना दिया। तो बस यही टेक्निक है, ठीक है, जिससे हम किसी भी प्लांट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपको एक एक बारीकी मैंने बताई है, जहां जहां क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है।
मैं सच कह रहा हूं, एक एक चीज बता दी आपको, इनसे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है। चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, बस बोर्ड के एग्जाम में तो आपको कुछ नहीं करना है। जितने भी मैं डायग्राम बनवा रहा हूं ना आपको, जितने डायग्राम फ्लो डायग्राम, एनसीईआरटी भूल जाओ, डायग्राम फ्लो डायग्राम बना के आ जाना बस बोर्ड के अंदर, जितने मैं बनवा रहा हूं, ठीक है। नंबर तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं है, नंबर तुम छीन के लाओगे, ठीक है। फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। यानी ऐसी कॉपी अगर किसी बोर्ड टीचर के पास मिल जाए जिसमें इस टाइप के डायग्राम फ्लो डायग्राम बने हो, वो तो समझ रहे हो ना, पगला जाएगा भाई, ये लड़का है, बच्चा है, क्या तोप है, नहीं समझ में आया। तो मार्क्स तुम छीन के लाओगे। कभी कभी तुम 3 क्वेश्चन अच्छे कर दोगे, 2 अच्छे भी नहीं है, पर वो देखेगा नहीं, स्टार्टिंग में अच्छे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो वो क्या 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 समझेगा, यार ये खतरनाक बच्चा है, इसको जो करेगा अच्छा ही कर रहा होगा। समझ रहे ना मेरी बात, ये तरीका होता है मार्क्स छीनने का। तो वही ट्रिक सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, बायो में मैक्सिमम बच्चे बोर्ड में फुल में से फुल मार्क्स लेके आते हैं। आपने मैथ्स में सुने होगा, आपने और सब्जेक्ट में सुना होगा, पर मैं बायोलॉजी में ट्रिक देता हूं जो छीन के लाने की। और नीट में तो 360 आउट ऑफ 360 का टारगेट है ही हमारा, ठीक है। तो जो स्ट्रेटेजी लेके चल रहे हैं वो बहुत बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, बस बायो में भी अप्लाई करना, नीट में तो दिमाग में छप जाएगा। जैसे आप मार्क्स किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो आप क्वेश्चन लगाओगे, आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज है, ठीक है। तो बस समझा दिया है मैंने। इन डायग्राम फ्लो डायग्राम को ही यूज करना है आपको बोर्ड की नोटबुक पे। मैं सच कह रहा हूं, जो आपका एग्जामिनर होगा वो पगला जाएगा, और पगला जाएगा ना तो आपको मार्क्स देके जाएगा खतरनाक लेवल पर। उसका कई थे, ठीक है, जो ने बताया कि सर ऐसा लगता है कि जब आपके जो नोट्स आते हैं तो हम बच्चे को एक नंबर ज्यादा दे दें, ठीक है, पर रिस्ट्रिक्शन है 100, 101 नहीं दे सकते। तो मैं वही कह रहा हूं कि बेटा इसको अप्लाई करो, मजा आएगा देखना बोर्ड में, ठीक है। तो बोर्ड की तो टेंशन करनी ही नहीं है। तो यहां तक क्लियर था, आरएनए इंटरफेरेंस में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमने नेक्स्ट बात की थी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में मैंने बताया था कि वर्ल्ड लेवल पर कितने प्रोडक्ट, कितने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बने हुए प्रोडक्ट को अप्रूवल मिल चुका है। आप बोलोगे 30। इंडियन मार्केट में कितने अवेलेबल हैं? 12 कहां पर है? इंडियन मार्केट में। ये आपको क्लियर है? इस दोनों पे क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में भी बन जाता है, वहां भी बन जाता है। अब बात आती है भाई एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में मैंने पहली एप्लीकेशन करा दी थी आपको, क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ इंसुलिन। मैंने बताया भी था कि पहले भी हम इंसुलिन यूज करते थे, पॉक इंसुलिन, बीफ इंसुलिन यूज करते थे, ठीक है। तो भाई नो डाउट वो इंसुलिन भी हमारी बॉडी में एक्सेप्टेबल था। क्यों एक्सेप्टेबल था? क्योंकि हॉर्मोन्स, इंसुलिन इज अ हॉर्मोन्स, और हार्मोन आपको पता होना चाहिए इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, और लो मॉलिक्यूलर वेट के जो एंटीजेंस होते हैं वो एंटीजेनेसिटी शो नहीं करते। अब एंटीजेनेसिटी क्या होती है? बस अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बहुत बेहतरीन, बहुत कंसेप्चुअल लेवल पर आपको हर कंसेप्ट क्लियर कराते हुए। तो एंटीजेनेसिटी क्या होती है? यानी कभी भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटीजन की तरह बिहेव कब करता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका मॉलिक्यूलर वेट। इसलिए पॉक इंसुलिन, बीफ इंसुलिन हमारे लिए एंटीजन की तरह बिहेव नहीं करती है। पर फिर भी जिन लोगों की इम्यूनिटी हाइपर, कह सकते हो सेंसिटिव होती है, इम्यून सेल हाइपर सेंसिटाइज होते हैं, उस केस में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसीलिए साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया क्यों ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ही इंसुलिन बना लिया जाए, ठीक है। पर एक प्रॉब्लम आई, क्या? जब इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखा तो इंसुलिन के स्ट्रक्चर में 2 फॉर्म थे, एक प्रो फॉर्म और एक मैच्योर फॉर्म। उन्हें यार ये तो गड़बड़ है, ठीक है भाई। जीन तो प्रो फॉर्म बनाएगा भाई, जीन हम आइसोलेट करेंगे तो जीन के अंदर एक पूरी चेन बनेगी जिसमें ए चेन भी होगी, बी चेन भी होगी, सी चेन भी होगी। तो इसको तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि नेचुरल कंडीशन के अंदर ऑटोमेटिकली सी चेन रिमूव कर दी जाती है, ए और बी चेन के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है, समझ रहे हो। और अमाइनो एसिड ध्यान रखने, कई एग्जाम में पूछे गए हैं, सी चेन के अंदर 33 अमाइनो एसिड, ए चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड, बी चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड। इमैच्योर इंसुलिन में तीनों को जोड़ दो। मैच्योर इंसुलिन में कौन सी चेन नहीं होती? सी नहीं होती। कौन सी चेन होती है? ए और बी। किससे जुड़ी होती हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। कितने होते हैं? 2, ठीक है। अब इन ए और बी चेन के अंदर टोटल अमाइनो एसिड मैच्योर इंसुलिन में कितने होते हैं? 51। ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। यानी यहां तक एकदम क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैच्योर इंसुलिन, तो साइंटिस्टों ने कहा कि यार मैच्योर इंसुलिन बनाना बड़ा टिपिकल काम है। तब एक चैलेंज लिया, किसने? एली लिली कंपनी, ठीक है। उसने चैलेंज लिया और उसने इसको बना करके दिखाया। कैसे बनाया उसने क्या काम किया? उसने दिमाग लगाया, भाई इन दोनों चेन को अलग अलग बनाया जाए। तो उन्होंने क्या किया? पहले जीन के अंदर ए पार्ट और बी पार्ट को अलग किया,
ए पार्ट का रिकॉम्बिनेंट अलग बनाया, बी पार्ट का रिकॉम्बिनेंट अलग बनाया, होस्ट भी अलग अलग यूज किए। वेक्टर क्या यूज किया था? पीबीआर 322, ठीक है। तो पीबीआर और होस्ट क्या यूज किया था? ई कोलाई, ठीक है। तो बस रिकॉम्बिनेंट बनाया, दो सेपरेट वेक्टर के अंदर उसको ट्रांसफर किया और ट्रांसफर करके ए और बी चेन को, ठीक है, ऑब्टेन कर लिया। फाइनली उसको फिर चैलेंज एक और आया। क्या चैलेंज आया? भाई जोड़ा कैसे जाए? नेचुरली तो जुड़ जाते हैं, ठीक है, बॉडी बना रही है, पर अब यहां कैसे किया जाए, ठीक है, क्योंकि प्रो इंसुलिन बनती है, फिर प्रो इंसुलिन एक्टिवेट हो जाती है जैसे कि एंजाइम की तरह। अब यहां कैसे जोड़ा जाए? तब साइंटिस्टों ने दिमाग लगा करके डाइसल्फाइड बॉन्ड स्टेबल किया और दोनों चेन को जोड़ा और बना ली मैच्योर इंसुलिन। समझ रहे हो ना मेरी बात? सिंथेटिक इंसुलिन, जिसकी एक बेनिफिट चीज थी कि उसके मतलब उसके केस के अंदर आप कह सकते हो, ठीक है, एलर्जिक सिम्टम जो आ रहे थे हाइपर सेंसिटिविटी वाले, वो आने बंद हो गए, यानी कंपेरेटिव ये बेटर थी, ठीक है। तो इसको हिम्यूलिन बोलते हैं। यहां तक की बात मुझे लगता नहीं किसी को कोई डाउट होना चाहिए। तो एकदम कंसेप्ट क्लियर है या नहीं, ये बताओ पहले तो, और फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन।